नमस्कार दोस्तों, हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा तबाही किन किन मुल्कों में हुई थी, याद है या भूल गए? अमेरिका, इटली, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और भी विश्व के अन्य देश, जहां तबाही का मंजर पसमंजर याद करके आज भी सिरहन सी पैदा हो जाती है। और सोचकर बताना, इस कोरोना काल में किस देश की जीडीपी ज्यादा बढ़ी? याद आया? बांग्लादेश। चौंक गए ना? रिपोर्ट है, देख लेना। बाकी रहा चीन और उत्तर कोरिया, तो वहां का डाटा तो उस मुल्क के बाशिंदे को भी सही सही से पता नहीं होगा। बहरहाल, आखिर ये सब बात आज क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद बहुत से छोटे छोटे मुल्क तबाही और बर्बादी की कगार पे, तो कुछ की लुटिया डूब गई। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए आज इसको डिकोड करते हैं। लगभग सभी देशों का मानना है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आश्रित है, और इस भ्रम को बहुत बार बार बोलकर अर्ध सत्य को संपूर्ण सत्य की शक्ल दी गई, जो अब हकीकत बन गया। पर आपको एक नेक सलाह देता हूं, जब कभी जियोपॉलिटिक्स के विषय में आप पढ़ते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तो एक काम जरूर कीजिए, और वो काम है वर्ल्ड का मैप अपने सामने जरूर रखा करें, ताकि समझना बहुत आसान हो जाए। बड़े देशों की टॉप 10 की लिस्ट या सबसे छोटे देशों के टॉप 10 की लिस्ट में भी इस मुल्क का नाम नहीं है। 2019-20 की रिपोर्ट है। अब आप इस वीडियो को देख लो तो फिर समझाता हूं आखिर माजरा क्या है। ये समुंदर में सबसे बड़ी मछली आपस में संवाद कायम करके आहिस्ते आहिस्ते छोटी मछलियों के झुंड को घेरती है, और फिर सही मौके पर सही वक्त पर पेट पूजा करने जाती है। ठीक ऐसा ही अब की जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है। सोचिए, फ्रांस में कोरोना फैला, पर्यटन को तो कुछ नहीं हुआ। माल्टा में भी कोरोना हुआ, उसको भी कुछ नहीं हुआ। पर पर्यटन की सबसे ज्यादा मार श्रीलंका को ही क्यों पड़ी? उसका सिर्फ एक जवाब है, हम्बनटोटा। कभी इसको सौंपने की जिम्मेदारी भारत को दे रहा था श्रीलंका, और आज ये चीन के हाथों में चला गया। कभी 1987 शांति समझौते के समय इस स्थल पर अमेरिका अपने जासूसी उपकरण लगाकर पूरे बंगाल की खाड़ी और साउथ चाइना सी पर नजर रखना चाहता था, तब भी भारत ने साथ नहीं दिया था। सामरिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जाता है हम्बनटोटा को। सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक हितों की बलि चढ़ गया श्रीलंका, और अमेरिका या चीन, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज के दिन जासूसी जहाज चीन का उसी हम्बनटोटा में खड़ा है। यह तो हुई एक बात। अब बांग्लादेश, वो मुल्क रेडीमेड कपड़ों की सिलाई के लिए मुफीद जगह है हुआ करती थी। एक समय वहां की समस्या क्या है? वहां बिजली डीजल से बनती है, कोयला नहीं है। उसके पास कच्चा तेल आता है, कहां से? गल्फ से, या फिर इंडिया सप्लाई करता है। उसे यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा अपरोक्ष रूप से नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा उन मुल्कों का जिनकी निर्भरता दूसरे मुल्कों पर शुरू से रही है, वो सबसे ज्यादा बर्बादी की कगार पे पहुंचे। रशिया का कुछ बिगड़ा नहीं, गैस की सप्लाई आधी कर दी उसने, पर देखना, सर्दियां आते आते उस पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाएंगे। क्यों? यूरोप को भी तो सरवाइव करना है। लेकिन रूस का काम चल रहा है कच्चा तेल भारत और चीन को सप्लाई करके। हुआ? कुछ नहीं हुआ। पर बांग्लादेश नहीं खरीद सकता, और लेबर सस्ता होना आर्थिक उन्नति का पैमाना शायद हो सकता है, पर पूरी तरह से सत्य यह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े मुल्कों में भी चुनाव होते हैं, रोजगार उन्हें भी देना होता है, वादे वहां भी किए जाते हैं, अमेरिकन फर्स्ट जैसे। या फिर ब्रिटेन के चुनाव जो होने वाले हैं, वहां भी टैक्स में भारी कटौती का वादा करने वाले आगे हैं। उस मुल्क में कोई भारतीय मुल्क का बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है? राजविलास गुटके में होता है एडवर्टाइजमेंट देखने पर। वो देखने में ठीक है, पर वास्तविकता
में नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ निगला जाता है, गुटके तक की तरह थूकना नहीं है। दरअसल इस जियोपॉलिटिक्स को बड़े मुल्क ठीक वैसे ही चलाते हैं जैसे हम और आप घरों में टीवी का रिमोट चलाते हैं। असल में ये सब अपने व्यापारिक हितों के लिए ली जाने वाली बलि है, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ, लंका या बांग्लादेश के अस्तित्व में नहीं रहने से अमेरिका या चाइना को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उनका व्यापार निर्बाध चलता रहेगा। ग्वादर हो या चार बहार हो, उसके रास्ते जोड़े जा रहे हैं। पूरे मुल्कों को इंटरलॉक करने के तरीके हैं। ईरान पर कभी प्रतिबंध, कभी छूट। ये क्या है? यह व्यापार है। वो कोशिश करता है कुछ करने की तो इजराइल उसे फूंक देता है। गल्फ तो यूरोपियन लोगों के नानी का घर हुआ पड़ा है। ताइवान जो सेमीकंडक्टर हब है, उसको एक लिमिट तक अमेरिका मदद करेगा। फिर अभी नई चिप पॉलिसी अमेरिका ले आया है, जहां सैमसंग के साथ मिलकर अगले 10 साल में वो डेवलप कर लेगा। वही सैमसंग जिसका मालिक अभी फिलहाल जेल से बाहर आया साउथ कोरिया से, उसे अमेरिका बुला रहा है। समझ आया अब खेल? अब सवाल ये कि इन सब के बीच भारत क्या कर रहा है? अपना मुल्क आजकल अलग ही स्वैग में है। वो S-400 भी ले रहा है, रूस से तेल भी ले रहा है और यूरोप को गरिया भी रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी सामान किसी भी दुनिया के कोने में बने और इंडिया में न मिले, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। छोटे छोटे यूरोप के देशों को रशिया खत्म करेगा, एशिया में चीन करेगा, कर्ज देकर, हथियार देकर अमेरिका गल्फ को खाएगा। लैटिन अमेरिका चीन निगलना शुरू कर चुका है। अफ्रीका फ्रांस और ब्रिटेन के पास करीब करीब जा चुका है। और फिर जो होगा स्वरूप, वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, भारत, चीन, जापान। बस बड़े प्लेयर बड़ा खेलते हैं। अब सबके मन में एक सवाल, हमारे पारंपरिक दुश्मन पाकिस्तान का क्या? आप उसको तो छोड़ दो, कुछ गलतफहमी में जीते हैं और उनकी 3 गलतफहमियां शुरू से रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों में एकमात्र न्यूक्लियर देश है, उसकी खुफिया एजेंसी नंबर 1 है और उसकी फौज सबसे जबरदस्त है। वो गलतफहमी में मरेगा, उसकी बात मत करो। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।